नमस्कार मित्रों, नमस्कार। आज एक क्वेश्चन करने जा रहे हैं कि आप लोगों की 2025 परीक्षा कौन हो सकता है। भारत में संघीय ढांचा विभिन्न राज्यों की आवश्यकताओं और आकांक्षाओं को कैसे समायोजित करता है? क्या इसके सम्मुख कुछ चुनौतियां भी हैं? यदि है, का समाधान कैसे किया जाता है? भारत में परिसंघीय ढांचा, संघीय ढांचा को परिसंघीय ढांचा भी कहते हैं, फेडरल स्ट्रक्चर भी कहते हैं। भारत का संविधान परिसंघीय है। हालांकि परिसंघ की कोई परिभाषा आज तक तो नहीं दी गई है, लेकिन परिसंघीय संविधान को अपनाने वाला विश्व का पहला देश अमेरिका है। कि अमेरिका को परिसंघ का आदर्श कहा जाता है कि अमेरिकी संविधान में जो लक्षण हैं, यदि वो लक्षण भारतीय संविधान में दिखाई देते हैं तो हम लोग परिसंघीय संविधान कह सकते हैं। हालांकि डॉक्टर अंबेडकर ने स्वतः कहा था भारत का संविधान परिसंघीय है क्योंकि परिसंघ का सबसे महत्वपूर्ण लक्षण शक्ति का विभाजन है, डिवीजन ऑफ पावर है। इस आधार पर हम लोग कह सकते हैं भारत का संविधान परिसंघीय है। कि अतिरिक्त 3 बार सुप्रीम कोर्ट का भी डिसीजन आ चुका है कि भारत का संविधान परिसंघीय है। ऑटोमोबाइल्स ट्रांसपोर्ट वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान 1962 के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि भारत का संविधान परिसंघीय है। 1973 में केशवानंद भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भारत का संविधान परिसंघीय है और परिसंघीय ढांचा संविधान का मूलभूत ढांचा घोषित। इसके बाद यस सर मुंबई वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया में सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आया कि भारत का संविधान परिसंघीय है। इसका मतलब ये सिद्ध करता है कि भारत का संविधान परिसंघीय है। जहां परिसंघ होता है वहां संघ और राज्य होता है, और जहां संघ और राज्य होगा वहां टकराव होना भी स्वाभाविक है। तो कई बार हमारे यहाँ संघ राष्ट्र संबंधों में विवाद हम लोग पढ़ते हैं। तो ये विविध राज्यों की विविध आवश्यकताओं और आकांक्षाओं को कैसे समायोजित करता है, तो ध्यान रखना है कि अमेरिका के संविधान में फेडरल शब्द लिखा है, इसलिए वहां राज्यों को स्वतंत्रता दिया गया है। जबकि भारतीय संविधान में यूनियन शब्द का उपयोग किया गया, इसलिए राज्यों को स्वायत्तता दिया गया है। एक और हमारे यहाँ राज्यों को स्वायत्तता दिया गया, यहाँ बताया गया है राज्यों को, एक और राज्यों को स्वायत्तता दिया गया है, और दूसरी ओर क्योंकि हमारे यहाँ संघ शब्द है, जहां संघ होता है वहां केंद्र मजबूत होता है। तो राष्ट्र की एकता और अखंडता को मजबूती प्रदान करने के लिए केंद्र का मजबूत होना आवश्यक है। केंद्र को मजबूती प्रदान करने के लिए हमारे यहाँ यूनियन शब्द का उपयोग किया गया है। इस कारण भारत का संघीय ढांचा स्वायत्तता और एकता के बीच संतुलन बनाकर विभिन्न राज्यों की विविध आवश्यकताओं और आकांक्षाओं को समायोजित करने के लिए बनाया गया है। भारतीय संविधान एक मजबूत केंद्रीय सरकार के साथ अर्ध संघीय प्रणाली, हालांकि अर्ध संघीय शब्द का उपयोग हमारे संविधान में कहीं नहीं किया गया है, ना ही डॉक्टर अंबेडकर ने किया है और ना ही भारत के संविधान की व्याख्या करने वाली सर्वोच्च संस्था सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। क्वासी फेडरल शब्द का उपयोग केसी व्हीलर ने आलोचना के रूप में कहा है, क्योंकि हमारे भारतीय संविधान में संघात्मक और एकात्मक दोनों के लक्षण एक साथ दिखाई देता है, इसलिए इसे क्वासी फेडरल कहा गया है। लेकिन क्वासी फेडरल लक्षण है हमारे यहाँ संघात्मक और एकात्मक दोनों के लक्षण है प्रदान करता है। जब कई मामलों में राज्य की स्वायत्तता सुनिश्चित करता है, यह बताया गया कि इसके संतुलन को कैसे प्राप्त करना है। पहला आया है डिवीजन ऑफ पावर, संतुलन स्थापित करने के लिए पहला आया है शक्तियों का विभाजन। भारतीय संविधान के 7वीं अनुसूची में डिवीजन ऑफ पावर के माध्यम से संघ, राज्य और संवर्ती सूची में विभाजित किया गया है। संघ सूची के विषय पर काम करने के अधिकार संघ को, राज्य सूची के विषय पर काम करने के अधिकार राज्य को, और संवर्ती सूची पर संघ राज्य दोनों कानून बना सकता है। तो यह सुनिश्चित करता है कि राज्य राष्ट्रीय एकता को बनाए रखते हुए अपनी क्षेत्रीय आवश्यकताओं के अनुकूल नीतियां बना सके। राज्य सूची के विषय पर कानून बनाने का अधिकार राज्य सरकार को दिया गया है और राज्य अपने स्तर पर कानून बना सकता है। दूसरा, राज्यों के लिए कुछ विशेष प्रावधान किए गए, जैसे 371 के तहत नॉर्थ ईस्ट के कई राज्य हैं। हालांकि 370 के तहत जम्मू कश्मीर के लिए भी विशेष प्रावधान था, लेकिन 5 अगस्त 2019 को अनुच्छेद 370 के कई सारे सब क्लॉज को हटा दिया गया। अब केवल 370 बचा हुआ है। तो ये व्यवस्था जम्मू कश्मीर पर भी वैसा ही व्यवस्था जैसा भारत के अन्य राज्यों पर। दूसरा है द्विभाषी और बहुसांस्कृतिक समायोजन। भारतीय संविधान के 8वीं अनुसूची का 22 भाषाएं हैं। आधिकारिक तौर पर हमारे यहाँ भारतीय संविधान के 8 में 22 भाषाएं हैं, और राज्यों के शासन के अपनी आधिकारिक भाषा चुनने की व्यवस्था की गई है कि राज्य अपना आधिकारिक भाषा का उपयोग कर सकता है। हालांकि दक्षिण भारत में हिंदी और अन्य भाषाओं को लेकर के विवाद भी चल रहा है। भाषाई लचीलापन सांस्कृतिक पहचान को संरक्षित करने में मदद करता है, ये भी आप लोग देख सकते हैं। दूसरा पॉइंट है वित्तीय विवरण और स्वच्छता। हमारे यहाँ क्योंकि वित्त के संदर्भ में 7वीं अनुसूची में कर की 2 ही सूचियां, संघ की कर सूची और राज्य की कर सूची। संघ की कर सूची पर काम करने का अधिकार संघ को, राज्य कर सूची पर काम करने का अधिकार राज्य को है। लेकिन राज्यों के पास इनकम कम है, एक्सपेंडिचर ज्यादा है।
राज्य अपने बजटीय संतुलन को प्राप्त करें, इसके लिए हमारे यहाँ वित्त आयोग के तहत केंद्र के द्वारा राज्यों को अनुदान की सिफारिश किया जाती है, जिसे हम लोग वैधानिक अनुदान कहते हैं, ताकि समान वित्तीय संसाधनों का समान वितरण सुनिश्चित किया जा सके। आजकल जीएसटी आया है, एक साझा राजस्व प्रणाली जो आर्थिक संतुलन सुनिश्चित। तीसरा आता है विषम संघवाद। विषम संघवाद का मतलब है कुछ राज्यों में, विशेषकर नॉर्थ ईस्ट के कई राज्यों 60वीं अनुसूची के अंतर्गत जिला परिषद, स्वायत्त जिला परिषद आदिवासी क्षेत्रों के लिए स्वायत्त शासन प्रदान करती है, ये भी व्यवस्था देखना है। नेक्स्ट आता है स्थानीय प्रशासन के माध्यम से विकेंद्रीकरण। 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के तहत पंचायत और नगरीय निकायों को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया, ताकि आम जनता का शक्तिकरण हो सके और ग्रासरूट लेवल पर लोकतंत्र को स्थापित किया जा सके। इसके लिए हमारे यहाँ स्थानीय स्वशासन के माध्यम से विकेंद्रीकरण करने का प्रयास किया गया। नेक्स्ट आता प्रतिनिधित्व के माध्यम से देखा जाए, संसद के 2 सदन है, लोअर हाउस के रूप में लोकसभा, अपर हाउस के रूप में राज्यसभा। राज्यसभा राज्यों को रिप्रेजेंट करता है, जबकि लोकसभा भारत के लोगों को रिप्रेजेंट करता है। इस राज्य की जैसी पॉपुलेशन, उसके अकॉर्डिंग लोकसभा में उसका प्रतिनिधित्व दिखाई देता है। इसका मतलब है कि प्रतिनिधित्व किसके आधार पर? जनसंख्या के आधार पर है। इसकी जैसी जनसंख्या है उसके अकॉर्डिंग उसको रिप्रेजेंटेशन दिया गया है। इसको भी हम लोग देख सकते हैं, संसद में अपनी आवाज उठा सकता है। नेक्स्ट आता है अंतर सरकारी निकाय। अंतर राज्य परिषद केंद्र और राज्यों के बीच सहयोग और समन्वय स्थापित करने की बात करता है। अनुच्छेद 263 में संघ राज्यों के बीच अंतर राज्य परिषद गठन किया गया, ताकि राज्य और संघ के बीच समन्वय स्थापित किया जा सके। इसके अलावा इंटर स्टेट काउंसिल के अतिरिक्त हमारे यहाँ जोनल काउंसिल भी है, और जोनल काउंसिल के साथ साथ हमारे यहाँ आजकल नीति आयोग है, संघ और राज्य के बीच कोऑर्डिनेशन करने का काम करता है। नेक्स्ट, नए राज्यों के निर्माण। भारत में क्षेत्रीय मांगों को समायोजित करने, प्रशासनिक दक्षता और स्थानीय शासन सुनिश्चित करने के लिए नए राज्यों का निर्माण किया जा सकता है। अब आता है क्या क्या चुनौतियां, प्रश्न पूछा क्या क्या चुनौतियां हैं, फिर इसका समाधान क्या हो सकता है। चुनौतियां क्या क्या हो सकती है? सबसे महत्वपूर्ण चुनौती वित्तीय असंतुलन। मैंने अभी आपको पता है कि कर लगाने का अधिकार संघ के पास है, राज्यों के पास भी राज्य कर सूची है, लेकिन अवशिष्ट कर की सूची पर कर लगाने का अधिकार भी संघ को दिया गया है। तो संघ के पास आय के स्रोत अधिक है, जबकि राज्य के पास एक्सपेंडिचर ज्यादा है। भारत एक वेलफेयर स्टेट है, अब वेलफेयर से संबंधित अधिकांश विषय राज्य सूची के अंतर्गत दिखा गया है, तो काम करने का अधिकार तो राज्य को दिया गया, लेकिन आय के स्रोत ज्यादा किसके पास है? संघ के पास है। तो अंततः राज्य को वित्त के संदर्भ में संघ पर निर्भर रहना पड़ता है। तो हम लोग कहते हैं वित्तीय संतुलन। तो राजनीतिक केंद्रीकरण। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 249 और 253 में देखा जाए, संसद राजसूची के विषय पर कानून बना सकता है। अभी हम लोगों ने कहा कि राजसूची के विषय पर कानून बनाने के अधिकार संघ राज्य को है, लेकिन अनुच्छेद 249 कहता है कि राज्यसभा अपने उपस्थित और मतदान में भाग लेने वाले सदस्यों का 2/3 बहुमत से प्रस्ताव पारित कर दे, राज्य सूची के विषय को राष्ट्रीय महत्व का विषय घोषित कर दे, संसद राज्य सूची के विषय पर कानून बना सकती है। वहीं अनुच्छेद 253 में भी संसद कानून बनाने का अधिकार रखता है। केंद्रीकृत संशोधन शक्ति। संविधान संशोधन करने की शक्तियां हमारे यहाँ संघ के पास है। इसका मतलब राज्य सूची के विषय पर भी संशोधन करने का अधिकार संघ को दिया गया है। संविधान संशोधन करने का अधिकार संघ को होना, ये एकात्मक परिसंघ होने का प्रमाण करता है कि भारत एकात्मक परिसंघ है, न कि संघात्मक परिसंघ है। अमेरिका संघात्मक परिसंघ है, वहां संघ राज्य दोनों को संविधान संशोधन करने का अधिकार है, जबकि भारत में संशोधन करने का अधिकार केवल संसद को है, यानी संघ को दिया गया। आपातकालीन विशेषताएं देखिए, अनुच्छेद 352 की बात करें या 356 की बात करें, या वित्तीय आपात, राष्ट्रीय आपात, वित्तीय आपात की बात करें, 360 की बात करें, जैसे आपातकालीन आता है तो उसमें समस्त शक्तियों का संकेंद्रण संघ के पास हो जाता है। 356 की बात करें, राज्य के विधायी और न्यायिक कार्य को छोड़कर के समस्त कार्य संघ पर आ जाता है। 352 की बात करें तो सारे काम संघ के पास है। इसके बाद आपातकालीन शक्ति कहीं ना कहीं केंद्रीकृत परिसंघ की ओर इशारा करता है। फिर आता है अंतरराज्यीय विवाद। हमारे यहाँ चल रहा है, कावेरी जल विवाद है, राज्य का दर्जा और क्षेत्रवाद की मांग। हमारे यहाँ क्षेत्रवाद की मांग भी चल रही, राज्यों का दर्जा। भाषाई तनाव, अक्सर भाषाएं, आजकल फिर भाषाई तनाव चल रहा है। तमिलनाडु सरकार ने आरोप लगाया भारत पर कैसे हिंदी हिमाचल थोपने का प्रयास कर रहा है भारत सरकार, जबकि ऐसा है नहीं। और जातीय संघर्ष, सारी चीजें। और एक सबसे बड़ा विवादित मुद्दा है राज्यपाल का पद। भारत में संघ राष्ट्र संबंधों में सबसे विवादित मुद्दा राज्यपाल का पद है, क्योंकि राज्यपाल दोहरा ताज पहनता है। एक तरफ राज्यपाल राज्य का संवैधानिक मुखिया भी है, तो राज्यपाल राज्य में संघ सरकार का रिप्रेजेंटेटिव भी है। जहां संघ और राज्य के बीच अलग अलग पॉलिटिकल पार्टी हैं, वहां राज्यपाल अपने आप को रिप्रेजेंटेटिव ज्यादा मानता बजाय संवैधानिक मुखिया के। इस कारण राज्यपाल का पद काफी विवादित आपको दिखाई देता है। वहां जहां संघ से हटकर अलग पॉलिटिकल पार्टी सत्तारूढ़ है, जैसे तमिलनाडु है, या पश्चिम बंगाल है, या आंध्र प्रदेश है,
तेलंगाना है, यहां आपको देखेंगे तो विवादित पद दिखाई देगा, लेकिन जहां एक ही दल सत्तारूढ़ है वहां राज्यपाल और मुख्यमंत्री के बीच संबंध मधुर है, तो वहां विवाद नहीं है। एक विवाद इसको भी लेकर है। समाधान क्या हो सकता, समस्या तो है, समाधान के सबसे महत्वपूर्ण समाधान कोऑपरेटिव फेडरलिज्म है, सहयोगी संघवाद की भावना होनी चाहिए। दूसरा, राजकोषीय संघवाद को और मजबूत करने की आवश्यकता है। अंतरराज्यीय परिषद को सख्त बनाने की आवश्यकता है। चौथा, न्यायपालिका का हस्तक्षेप होना चाहिए, न्यायपालिका का हस्तक्षेप होना चाहिए। चौथा है, पांचवा है, लचीली भाषा नीतियां होनी चाहिए। फिर शक्तियों का हस्तांतरण होना चाहिए और सामंजस्यपूर्ण निर्माण का सिद्धांत होना। सबसे राज्यपाल का कार्यालय जो सबसे विवादित है, उस विवाद को कम करने के लिए कई सारे सकारात्मक सुझाव आए हैं। चाहे रणजीत सिंह सरकारिया आयोग की बात करें, चाहे फर्स्ट एआरसी की बात करो, सेकंड एआरसी की बात करो, चाहे यह सर मुंबई मामले में सुप्रीम कोर्ट डिसीजन आया, उसको लागू करने का प्रयास किया जाए। और सबसे प्रॉब्लम है तो दक्षिण राज्य के, उनकी शिकायत दूर करने के लिए विशेष पैकेज देकर प्रोत्साहित किया जाना चाहिए, ताकि जनसंख्या वृद्धि को नियंत्रित रखने के लिए उन्हें पुरस्कृत किया जाना चाहिए। अभी सबसे बड़ा विवाद आ रहा है कि 2026 के बाद लोकसभा सीटों की संख्या जो भी होगा 2026 के बाद होगा। 2026 के बाद जो जनगणना होगी उसके आधार पर लोकसभा सीटों की संख्या निर्धारित करेंगे। दक्षिण भारतीय राज्य कहते हैं कि जनसंख्या पर कंट्रोल किया दक्षिण भारत का राज्य, तो अगर 2026 के बाद 2021 या 31 के अनुसार जनगणना के अनुसार होगा, तो लोकसभा सीटों की संख्या दक्षिण भारतीय राज्यों की कम हो जाएगी और उत्तर भारत के राज्यों की संख्या बढ़ जाएगी। इसलिए आजकल एक बड़ा विवाद चल रहा है लोकसभा सीटों के लेकर के। हालांकि इसके लिए गृहमंत्री ने कहा कि सीटों की संख्या कम नहीं होगी, उसके लिए दूसरा विकल्प भी है, लेकिन विवाद और टकराव दिखाई दे रहा है। तो निष्कर्ष देखा जाए तो भारत का संघीय ढांचा राज्य की स्वच्छता और अखंडता के मध्य एकता और विविधता को संतुलित करता है। यह वित्तीय निर्भरता विवादों जैसी चुनौतियों का समाधान करने, स्थिरता और विकास सुनिश्चित करने हेतु राज्य की आवश्यकता को ढालने के लिए विकसित किया गया है। ये आप लोग निष्कर्ष डाल सकते हैं। तो जब भी प्रश्न का आंसर लिखेंगे तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन लिखना है, फिर मेन बॉडी लिखना है, क्या समस्या है और क्या समाधान हो सकता है, और आपको कंक्लूड कर देना है। कंक्लूजन बहुत लंबा नहीं देना है, ना इंट्रोडक्शन बहुत लंबा देना है। इसी को हम लोग फ्रेम के रूप में देखे हैं, इसको कोशिश करिएगा, आप लोग अच्छा करने का प्रयास करिएगा, ठीक है। तो ये आप लोगों का आंसर मैंने दिया है, आपको अच्छा लगेगा, देखिएगा। धन्यवाद आपको।